एनिमे एक माध्यम जो दुनिया भर के लोगों को इंस्पिरेशन देता है। कभी किसी फैन ने इसी इंस्पिरेशन से किसी की जान बचा ली और कभी किसी ने कुछ ऐसा किया जो पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। आज हम देखेंगे कुछ रियल लाइफ घटनाएं जहां एनिमे फैंस बने या तो किसी के हीरो या किसी के नाइटमेयर। लेट्स बिगिन। कहीं भी हो, किसी भी रूप में एनिमे के हीरोज हमेशा प्रेरणा देते हैं, कभी किसी एलियन इन्वेजन को रोककर तो कभी खुद खतरे का सामना करके दूसरों को हिम्मत देने के लिए। लेकिन कभी कभी इन काल्पनिक हीरोज की कहानियां असल जिंदगी में भी किसी को हीरो बनने की हिम्मत देती हैं। ऐसी ही एक कहानी है ताइवान के शू रुक्सियन की, एक एनिमे फैन जो सिर्फ अपने पसंदीदा कैरेक्टर से प्रेरित नहीं हुआ बल्कि उस प्रेरणा को असली एक्शन में बदल दिया और किसी की जिंदगी बचा ली। ये घटना हुई 21 मई 2024 को तैचुंग मेट्रो में। एक आदमी ने अचानक मेट्रो में चाकू से लोगों पर हमला कर दिया। 3 लोग घायल हो गए, लेकिन उस हमलावर को रोकने के लिए 17 स्थानीय लोगों ने मिलकर बहादुरी दिखाई और उसे पकड़ लिया। इनमें से एक थे शू रुक्सियन। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि उन्होंने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, इट्स व्हाट हिमल वुड डू। हिमल एनिमे फ्रियर एंड बियॉन्ड जर्नीज एंड का एक कैरेक्टर है। उसका ये विश्वास था कि अगर हम थोड़ा भी किसी की जिंदगी बदल सकें तो वही काफी है। और इसी सोच से प्रेरित शू ने उस दिन किसी की जिंदगी बदलने का काम किया। 4 जून को लोकल गवर्नमेंट ने सभी 17 नागरिकों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया। उन्हें $20,000 NT का रिवॉर्ड मिला और लाइफ टाइम के लिए फ्री मेट्रो राइड्स भी। शू ने खुले तौर पर खुद को एक ओटाकू कहा, एक ऐसा एनिमे फैन जो अपने पैशन को गर्व से स्वीकार करता है। उन्होंने कहा कि सोसाइटी में एनिमे फैंस को अक्सर नेगेटिव तरीके से देखा जाता है या स्टीरियोटाइप्स से जज किया जाता है, लेकिन उनका मानना है ओटाकूज भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, ब्रेव हो सकते हैं और जरूरत पड़ने पर रियल लाइफ के हीरोज भी बन सकते हैं। ये कहानी सिर्फ एक हीरोइक एक्ट की नहीं है, ये इस बात का प्रूफ है कि फिक्शन सिर्फ कल्पना नहीं होता। कभी कभी वही फिक्शन किसी को असल जिंदगी में हीरो बनने की ताकत दे सकता है। लेकिन जहाँ कुछ फैंस अपने पसंदीदा कैरेक्टर से प्रेरित होकर हीरो बन जाते हैं, वहीं कुछ लोग उसी फैंडम का नाम बदनाम कर देते हैं, कुछ ऐसा करके जो बेहद अमानवीय होता है। अब बात करते हैं एक ऐसे इंसिडेंट की जो सिर्फ शॉकिंग नहीं बल्कि डिस्टर्बिंग भी है। ऑकलैंड, न्यूजीलैंड। साल था 2017। एक 69 साल के आदमी माइकल मुलहॉलैंड को उनके अपार्टमेंट की सीढ़ियों पर बेरहमी से मार दिया गया और ये कोई सामान्य केस नहीं था। किलर का नाम था गैब्रियल हिकारी याद एलोहिम। 36 साल का यह आदमी पहले से मानसिक बीमारी से पीड़ित था, डायग्नोस्ड स्किज़ोफ्रेनिक। जिस तरह से उसने माइकल पे हमला किया, उसने सबको हिलाकर रख दिया। फोरेंसिक रिपोर्ट्स के अनुसार गैब्रियल ने मुलहॉलैंड पर 90 से ज्यादा बार हमला किया। पंचेस, किक्स और नॉन स्टॉप स्टॉम्प्स शामिल थे। एक 7 मिनट लंबा लगातार हमला बिना किसी रुकावट के। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि गैब्रियल को लगा कि वह एक एनिमे कैरेक्टर है। जी हाँ, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और डिफेंस साइकाइट्रिस्ट की रिपोर्ट्स के अनुसार गैब्रियल का मानना था कि वह इचिगो कुरोसाकी है, ब्लीच एनिमे का प्रोटैगनिस्ट, और उसने ये पूरा हमला एनिमे के एक सीन की तरह एनैक्ट किया। यहाँ तक कि मर्डर के बाद गैब्रियल जापानीज भाषा में एक मोनोलॉग बोलता दिखा जो अलेजिडली ब्लीच के डायलॉग से मिलता जुलता था। डॉक्टर कैवनी, उनके साइकाइट्रिस्ट, ने कहा गैब्रियल का हमला और ब्लीच के बैटल सीन्स जब साइड बाय साइड देखे जाएं तो उनमें स्ट्राइकिंग विजुअल सिमिलरिटीज हैं। पर यह बात पब्लिक में रिवील नहीं की गई कि वो सीन्स कौन से थे। कोर्ट ने भी मान लिया है कि यह एविडेंस असली है और इसे फ्यूचर रूलिंग्स में कंसिडर किया जाएगा। पर सच्चाई यह भी है, ये पहली बार नहीं था जब गैब्रियल ने ऐसे डिल्यूजन्स दिखाए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने पहले भी गोस्ट्स देखने, आवाजें सुनने और खुद को एक जापानीज प्रोटैगनिस्ट कहने का दावा किया है। फिलहाल गैब्रियल लाइफ सेंटेंस सर्व कर रहा है। कोर्ट का फाइनल डिसीजन अभी पेंडिंग है, लेकिन जो नए एविडेंस सामने आए हैं वो केस को एक नई दिशा दे सकते हैं। वेल, ये केस तो काफी डिस्टर्बिंग और अनबिलीवेबल था, लेकिन अब फिर से बात करते हैं एक ऐसे इंसिडेंट की जहां एक एनिमे फैन किसी की जान बचाता है। यह कहानी है 18 साल के हारुमासा कावाजुकी, जो कागोशिमा सिटी में रहता है। एक रात वह अपने घर के पास स्नैक्स लेने निकला था। रात करीब 12 बजे उसने देखा कि एक 2 मंजिला वुडन हाउस के मेन एंट्रेंस से धुआं निकल रहा है। कावाजू ने बिना समय गंवाए तुरंत अपने फोन से इमरजेंसी फायर सर्विसेज को कॉल किया, लेकिन वह यहीं नहीं रुका। उसने घर के दरवाजे पर बेल बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया जब तक उस घर में रहने वाली 70 साल की एल्डरली वुमन की नींद न खुल गई। वह महिला सो रही थी और बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि उनका घर जल रहा है, लेकिन हारुमासा की कोशिश से वह महिला समय पर जागकर आग बुझा देती है, जिससे किसी को भी चोट नहीं आई और घर भी बच गया। कावाजू के इस ब्रेवरी एक्ट के लिए कागोशिमा सिटी सेंट्रल फायर डिपार्टमेंट ने उसे एक लेटर ऑफ कमेंडेशन से सम्मानित किया। अवार्ड लेते समय उसने कहा, मैं एक फायर फाइटर एनिमे देख रहा हूँ, इसलिए मैं उस सिचुएशन में शांत रहकर कामली एक्शन ले पाया, जो कि एनिमे के एक और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस का एग्जांपल है। अब कुछ लोग कहते हैं कि वह लड़का शायद फायर फोर्स एनिमे की बात कर रहा था, लेकिन ये बात पब्लिकली अवेलेबल नहीं है कि वह एनिमे एग्जैक्टली कौन सा था। पर एनिमे कोई भी हो, जो उस लड़के ने कर दिखाया वह सच में काबिले तारीफ था। पर जैसे एक तरफ एक एनिमे फैन पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होकर किसी की जान बचाता है, वैसे ही दूसरी तरफ मैं एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बात करूंगा जो अपने पसंदीदा एनिमे को ट्रिब्यूट देते हुए एक जघन्य क्राइम करता है। 28 सितंबर 2007 को ब्रसेल्स के फॉरेस्ट एरिया में डूडन पार्क के अंदर 2 पेडेस्ट्रियंस ने एक कटी फटी लाश के हिस्से टॉर्सो और थाइस देखे। उनका ध्यान उन कॉर्प्स की बदबू की वजह से गया जो वहां फैल रही थी। इसके बाद स्वाभाविक रूप से उन्होंने यह देखकर पुलिस को इन्फॉर्म किया और थोड़ी ही देर बाद जब पुलिस साइट पर पहुंची तो उन्हें वहां 2 हैंड रिटन नोट्स मिले जिसमें
लिखा था वटाशी व किरादेस, जो कि एक गलत ट्रांसलेशन था वटाशी व किरादेसु फ्रेज का, जिसका मतलब था मैं किरा हूँ, जो पॉपुलर मंगा और एनिमे डेथ नोट का डायरेक्ट रेफरेंस था। पुलिस जब केस इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो सबसे बड़ी समस्या यह थी कि विक्टिम की आइडेंटिटी कंफर्म नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कई जरूरी बॉडी पार्ट्स मिसिंग थे। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के जरिए कुछ चीजें कंक्लूड की। पहली बात, या तो मर्डर 1-2 दिन पहले हुआ था या फिर बॉडी को फ्रीजर में स्टोर किया गया था। फ्रीजिंग वाली थ्योरी इसलिए भी मजबूत थी क्योंकि बॉडी के कट्स बहुत सर्जिकल और साफ थे, जैसे किसी एक्सपर्ट ने किए हों। दूसरी बात, विक्टिम एक कॉकेशियन मेल था जिसकी उम्र करीब 20 से 30 साल के बीच थी। और तीसरी बात, जिस जगह पर बॉडी मिली थी वह था ब्रसल्स का हाईएस्ट पॉइंट। पुलिस ने माना कि यह भी एक सिंबॉलिक लोकेशन हो सकती है, क्योंकि डेथ नोट में कीरा खुद को एक डेथ गॉड के रूप में देखता है। और भी कुछ डिस्टर्बिंग डिटेल्स सामने आई, जैसे कि विक्टिम के स्क्रोटम और थाइज शेव्ड थे, जो इस केस को और भी साइकोपैथिक बनाते हैं। डिटेक्टिव्स ने एक थियरी यह भी रखी, यह शायद मेडिकल स्टूडेंट्स का प्रैंक हो सकता है, क्योंकि उस समय ब्रसल्स में मेडिकल स्टूडेंट्स का एकेडमिक ईयर शुरू हुआ था और इसलिए उस वक्त उन्हें कडावर्स यानी एक डेड बॉडी का रिलेटिवली इजी एक्सेस होता है। लेकिन जब उन्होंने इससे जुड़ी अपनी इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें कुछ नहीं मिला। वहां की किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में किसी भी डेड बॉडी का कोई हिस्सा मिसिंग नहीं था। इसलिए पुलिस काफी चिंतित थी कि यह एक सीरियल किलर का काम भी हो सकता है। पुलिस ने जब पब्लिक से विटनेसेस के लिए अपील की तो बस एक रिप्लाई आया। एक जॉगर ने बताया कि उसने एक ब्लॉन्ड आदमी को उसी जगह पर देखा था 2 दिन पहले, जहां बाद में बॉडी मिली। अगले दिन भी वह आदमी उसी स्पॉट पर था। जॉगर ने सोचा शायद वह सो रहा है और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यह कंफर्म नहीं हो पाया कि वह आदमी विक्टिम था या नहीं। पुलिस ने केस में कॉर्पस इन्वेस्टिगेशन टीम को भी शामिल किया, जो मॉन सीरियल किलर केस पर काम कर रही थी, क्योंकि दोनों केसेस में काम करने का तरीका बहुत सिमिलर था। बॉडी के साफ सीधे लिम्ब कट्स उस मॉन सीरियल किलर केस जैसे ही थे, जहां 5 लड़कियों की डेड बॉडीज गार्बेज बैग्स में पाई गई थी। लेकिन इन सब के बाद भी केस में कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं हुआ और 24 नवंबर को पुलिस ने यह घोषणा कर दी कि वे लोग अब एक डेड एंड पर पहुंच चुके हैं इस केस में और उनके पास कोई लीड्स नहीं है इसके अपराधी को पकड़ने के लिए। बहुत लोग यह देखकर इस केस को और भी ज्यादा डेथ नोट से कंपेयर करने लगे। एक मर्डर जिसे कोई भी सॉल्व नहीं कर सका, लेकिन आखिरकार 3 साल बाद सितंबर 2010 में पुलिस ने इस केस से जुड़े 4 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट और इंटरोगेट किया। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि विक्टिम सिदी लर्बी एजुबेरी था, जो उस वक्त सस्पेक्ट्स के साथ ब्रसल्स के एक अपार्टमेंट में रह रहा था। उनके बीच एक दिन बहस हो गई और जब विक्टिम को घर से निकालने की बात की गई तो उसने मना कर दिया, जिससे यह बहस हाथापाई तक पहुंच गई और उन्होंने विक्टिम को मार मार कर मार डाला। और फिर उसके बॉडी को डिस्पोज करने के लिए उन्होंने उसे टुकड़ों में काट कर पहले जलाने की कोशिश की और फिर कुछ रिमेनिंग पार्ट्स को उस पार्क में फेंक दिया जहां पहले बार उस लाश की रिपोर्ट आई थी। बेल्जियन न्यूज़पेपर लेस्वार के मुताबिक पुलिस के स्पोक्सपर्सन ने बताया कि सस्पेक्ट्स डेथ नोट के फैंस थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर बॉडी के पास वो नोट्स छोड़े। जून 2013 में सिदी मोहम्मद अतीर और अब्दुस्समद अजमी को 20-20 साल की जेल की सजा मिली और तीसरे सस्पेक्ट जकरिया बेनेसा को 23 साल की सजा दी गई। लेकिन बेनेसा कोर्ट के सिर्फ एक दिन बाद ही फरार हो गया। फिर 15 मई 2016 को उसे गबोन में अरेस्ट किया गया और बेल्जियम ट्रांसफर करके फॉरेस्ट प्रिजन में डाला गया, जहां वह अब अपनी सजा काट रहा है। ये घटना तो काफी डिस्टर्बिंग और दुखद थी, लेकिन अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, एनिमे की दुनिया में हमें इमोशंस, थ्रिल और कभी-कभी डार्क रियलिटीज देखने को मिलती हैं, लेकिन असली दुनिया में हम सबके डिसीजंस और एक्शंस ही सच्चा बदलाव लाते हैं।